नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं नागेश गहलोत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मज़ेदार पहलुओं को लेकर। और आज उनसे संबंधित प्रश्नों को हम इस सीरीज में हल करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो सबसे पहले तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। 4 अवस्थाएं कौन सी सिद्धांत में बताई है? तो उनका सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहली अवस्था जो बताई उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक बालक सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी प्रेरकीय अवस्था, हिंदी में बोले तो संवेदी प्रेरकीय अवस्था, इस अवस्था में रहता है। दूसरी जो अवस्था बताई उन्होंने वो बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी जो अवस्था बताई उन्होंने वो बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो चौथी अवस्था बताई है, तीसरी के बाद चौथी अवस्था बताई है, वो बताई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये तो हो गए 4 अवस्थाओं के नाम और उनसे संबंधित आयु वर्ग, ये हो गया। और प्रश्न क्या है हमारा, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर विकास किस स्तर में होता है? तो वो होगा 7 से 11 वर्ष। क्यों? क्योंकि बच्चा 7 से 11 वर्ष तक मूर्त रूप से सोचता है। जो उसके सामने वस्तु होती है उसके बारे में वो तर्क कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, ये पियाजे ने कहा है। और 11 से 15 अवस्था में क्या करता है वो? 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा किशोरावस्था में होता है। वो अमूर्त चिंतन सीख जाता है, औपचारिक वस्तुओं के बारे में चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है। तो ये हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि मूर्त वस्तुओं के बारे में जो उसके सामने उपस्थित है उन वस्तुओं के बारे में वो तर्क कर सकता है, सोच सकता है। किस अवस्था में? तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी उसकी। और अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष तक। बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक न तो अमूर्त सोच सकता है और ना ही मूर्त तरीके से सोच सकता है। और 2 से 7 वर्ष तक भी बिल्कुल नहीं सोच सकता है। तो 2 से 7 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है उसकी? ये जन्म से 2 से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसमें ना तो बच्चा मूर्त सोच सकता है और ना ही अमूर्त चिंतन कर सकता है। चिंतन का विकास उसके 7 से 11 वर्ष तक हो जाता है। और 7 से 11 वर्ष तक उसमें मूर्त प्रकार से चिंतन पाया जाता है। और 11 से 15 वर्ष तक वो अमूर्त क्रियाओं के बारे में अपना चिंतन विकसित कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द राइट। क्योंकि मूर्त क्रियाओं के बारे में, मूर्त मतलब जो उसके सामने उपस्थित है, तो 7 से 11। पहला प्रश्न पियाजे से। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? बालक जो डेंजरस प्रकार के व्यवहार करते हैं, बहुत ही आपराधिक तत्वों में संलिप्त हो जाते हैं। देखिए, बाल अपराधी की आयु जो होगी वो 14 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य होगी। अगर 18 वर्ष से पहले का है वो बालक, तो ही बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा। नहीं तो 18 वर्ष उसने पार कर ली तो वो क्या हो जाएगा? बाल अपराध न होकर वयस्क अपराधी, जो सामान्य अपराधी हो, उसकी श्रेणी में आ जाता है। तो बाल अपराधी, बालक में अपराधी प्रवृत्ति का विकसित मुख्य कारण क्या है? क्या परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? देखिए साथियों, आर्थिक अभाव तो बहुत सारों के होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके आर्थिक अभाव हो जाएगा वो आपराधिक हो जाएगा, तो ये इसका कट जाएगा। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के दोषपूर्ण होने से हम बालक को अपराधी नहीं बता सकते। तो बालक का अपराधी होने का ये भी कारण हम नकार सकते हैं। अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता होगी तो वो ऐसा ऐसा इसका ये नहीं रहेगा कि वो अपराधी हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला। क्योंकि पारिवारिक वातावरण उसको, सामाजिक वातावरण उसको और उसका आस पड़ोस का वातावरण उसको सही नहीं मिल रहा होगा। यदि उसके आस पड़ोस में, यदि उसके परिवार में कोई आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान होगा तो वो क्या करेगा? आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर पारिवारिक वातावरण होगा। परिवार में, समाज में जो जिस प्रकार से बच्चा देखता है उसी प्रकार से सीखता है। हमने जाना है 90% बच्चा सीखता किससे है? अपने आसपास के वातावरण से। वातावरण की उपज 90% और 10% उसका आनुवंशिकता का भी प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर साथियों परिवार का वातावरण सही हो जाएगा। क्योंकि बालक में आपराधिक प्रवृत्ति का अगर बालक विकसित हो रहा है, बालक आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका पारिवारिक वातावरण, उसका सामाजिक वातावरण, उसका आसपास का वातावरण अगर गंदा होगा तो बच्चा भी किस प्रकार का वातावरण में रहेगा? वो भी एक आपराधिक प्रवृत्ति का विकसित हो जाएगा। तो यहाँ पर परिवार का वातावरण सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह क्या है? देखिएगा, बुद्धि लब्धि का सबसे पहले संप्रत्यय किसने दिया? तो बुद्धि लब्धि का सबसे पहले संप्रत्यय किसने दिया? टर्मन ने दिया। ठीक है। और बुद्धि लब्धि सर्वप्रथम 1905 में बिने साइमन स्केल द्वारा मापा गया। बुद्धि लब्धि सर्वप्रथम 1905 में, कब?
1905 में किसने मापा? बीने साइमन स्केल के द्वारा मापा गया। ठीक है, तो मेंटल एज और वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि के लिए सूत्र कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो एमए यानी मेंटल एज और सीए यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। एमए मतलब मानसिक आयु और सीए मतलब वास्तविक आयु, इसको गुणा किया जाता है 100 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये आपकी जो है वो बुद्धि लब्धि निकल कर आ जाएगी, यानी आईक्यू निकल कर आपका आ जाएगा। तो बुद्धि लब्धि सूत्र का निर्माण 1912 में हुआ। बुद्धि लब्धि सूत्र का निर्माण कब हुआ? 1912 में स्टर्न एवं कोहलमान के द्वारा किया गया। विलियम स्टर्न एवं कोहलमान के द्वारा 1912 में इस सूत्र का निर्माण किया गया। परंतु इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने बस एम ए अपॉन सी ए दिया था, एम ए अपॉन सी ए बस यही दिया था। और गुणित 100 का जो है वो किसने दिया? वो दिया गया आपके टर्मन महोदय द्वारा। इसलिए बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास टर्मन ने किया। जबकि 1912 में बुद्धि लब्धि सूत्र का जो जन्मदाता थे वो विलियम स्टर्न और कोहलमान थे। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु से हम ज्ञात कर सकते हैं। उसको गुणा किससे करते हैं? 100 से अगर उसको गुणा कर दिया तो वो बच्चे की आईक्यू निकल कर आ जाएगा। अगर ये हमने बात कर ली, इसके बाद बात करते हैं बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण टर्मन ने प्रस्तुत किया। अगर यहाँ पर बात हो रही है 90 से 110 के मध्य, तो देखिएगा साथियों, 90 से 110 के मध्य जो होगी वो सामान्य बुद्धि लब्धि होगी। वो कौन सी? सामान्य बुद्धि लब्धि होगी। और 110 से यानी 111 से 119 तक जो बुद्धि लब्धि होती है ना, वो सामान्य से उच्च तीव्र कह सकते हैं हम उसको, या फिर प्रखर बुद्धि कह सकते हैं। तो 90 से 110 के मध्य 50% व्यक्ति जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। ठीक है, और 16% जो व्यक्ति होते हैं वो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। इससे नीचे अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर 90 से नीचे 80 से 89 तक जो बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो होते हैं 16%। मतलब 16% तो सामान्य से उच्च भी होते हैं और 16% सामान्य से नीचे भी होते हैं। तो ये 80 से 89 जो बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, हम इनको कह सकते हैं मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनमें बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो उनमें होती है 80 से 89 के मध्य। और जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 109 या फिर 110 के मध्य। और 110 यानी 111 से अगर 119 तक होगी तो वो तीव्र बुद्धि वाला होगा, श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा। तो देखिएगा साथियों, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक होगा। कैसा होगा? अगर प्रखर बुद्धि लब्धि है तो प्रखर बुद्धि लब्धि में कितनी होगी? प्रखर बुद्धि लब्धि में 111 से 119 तक प्रखर बुद्धि लब्धि वाला होगा। अगर हम बात करें उत्कृष्ट बुद्धि वाला की, उत्कृष्ट बुद्धि कितने में होती? तो उत्कृष्ट बुद्धि वाला होता है 120 से 139 वाला प्रखर बुद्धि वाला होगा। और प्रतिभाशाली जो होगा वो 140 से ऊपर। प्रतिभाशाली कितना होगा? 140 से ऊपर। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वो सामान्य बुद्धि लब्धि वाला होगा। और सामान्य बुद्धि लब्धि वाले आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि कितने व्यक्ति होते हैं, तो 50%, इस संसार के 50% व्यक्ति कैसे होते हैं? सामान्य बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। 16 उससे ऊपर होते हैं और 16% उससे नीचे होते हैं। फिर उससे भी ऊपर 7% होते हैं और उससे भी नीचे 7% होते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि लब्धि संसार के बच्चों में पाई जाती है। तो बुद्धि लब्धि से प्रश्न था आपके। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर हमें कथनों से चर्चा करनी है, कथनों को देखना है। क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है? देखिए, सारे बच्चे तो एक जैसे हो नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक बच्चा बुद्धि में भिन्न होता है। प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, ना ही शक्ल के मामले में, ना ही शारीरिक गठन के मामले में, और ना ही मानसिक गठन के मामले में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं सारे बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में पाई जाती है। और व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर सबसे पहले काम किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। तो देखिएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे एक जैसे होते हैं, ये कथन गलत होगा।
कुछ विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने तरीके से सोचते हैं, अपने अपने तरीके से उनमें संवेग पाया जाता है, अपने अपने तरीके से उस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी सीख सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं ऐसा नहीं है, बाल मनोविज्ञान में प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से सीखते हैं। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा यानी आरटीई से संबंधित प्रश्न है। बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो आरटीई से जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर मतलब बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर ये मेहनत मेरी आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मेहनत आपके लिए सफल हो जाए, मेरे लिए भी सफल हो जाए, इसके लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा प्रश्न क्या है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के लिए लागू होता है? तो क्या 6 से 14 वर्ष, क्या 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, या फिर 6 से 12 वर्ष? तो देखिएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक का, क्योंकि जो आरटीई अधिनियम था, आरटीई हम कह सकते हैं, आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, एक आरटीआई होता है, और ये है आरटीई राइट टू एजुकेशन। ये लाया गया सन 2009 में, और 2009 में भी कब लाया गया? तो लोकसभा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये हुआ 4 अगस्त को, 4 अगस्त को 2009 को ये लोकसभा में पारित हो गया। और 22 जुलाई को यह कहाँ लाया गया? राज्यसभा में, क्योंकि जो दो सदन होते हैं, ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा जो निम्न सदन, और एक राज्यसभा जो उच्च सदन। तो ये लोकसभा में तो पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को, और आरटीई राज्यसभा में कब? राज्यसभा में 22 जुलाई 2009 को पारित हुआ, और फिर ये किसमें छपा? भारत के गजट में छपा। उसके बाद आरटीई अधिनियम लागू हुआ देश में। तो ये 135वां देश है, भारत 135वां देश है जहां पर आरटीई बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। और आरटीई में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कुल कितने अध्याय हैं? तो आरटीई में 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, व 38 धाराएं हैं इसमें। कितनी? 38 धाराएं, 7 अध्याय व एक अनुसूची में इसकी बात लिख की गई है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? इतने प्रकार के प्रश्न आपके आरटीई से बन सकते हैं। तो आरटीई में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, व एक अनुसूची है। और देखिएगा, पहले अनुच्छेद 45 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में इसको लिया गया था। तो अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसमें बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। तो उसी के अनुसार अनुच्छेद 45 को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया है सन 2009 में, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक का, यानी कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक का बच्चा, उनसे न तो फीस लेना है, न किसी प्रकार के उनको दबाव बनाना है, और बिना मतलब उनका अधिकार होना चाहिए, बच्चों का अधिकार होना चाहिए, और पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षा उनको देनी है। तो ये अनुच्छेद 45 में कहा गया है, जिसका अनुपालन करते हुए भारतीय संसद द्वारा 2009 में आरटीई लागू किया गया। और 4 अगस्त को तो लोकसभा में, और 22 जुलाई 2009 को कहाँ पर? राज्यसभा में ये लागू किया गया। ये प्रस्ताव पास हो गया, मतलब लागू नहीं किया गया, प्रस्ताव पास हो गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में था। फिर इसके बाद सन 2002 की बात करते हैं, 86वां संविधान संशोधन किया गया। और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया? शिक्षा को अनुच्छेद 45 से कहाँ लाया गया? अनुच्छेद 21 क में लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि ये एक अधिकार बना दिया गया, ये एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये पहले सरकारी अधिकार था, मतलब सरकार इसको लागू कर भी सकती थी और नहीं भी कर सकती थी, परंतु अनुच्छेद 21 क में आपको पता है कि हमारे संविधान में हमें अधिकार मिले हुए हैं, तो शिक्षा का अधिकार भी प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, इसलिए 21 क में इसको लाया गया। तो आशा करता हूँ आपको आरटीई समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो हमें जल्दी से टिक नहीं लगाना है कि बाल मनोविज्ञान। यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो हो गया अध्यापन विषय। मतलब एक शिक्षक को जो जिस विषय में ज्ञाता है वो उसका तो ज्ञान होना ही चाहिए,
उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक अगर होगा तो उसको अपने विषय का ज्ञान तो होगा ही सही, परंतु बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे वह बच्चों को समझ सके और बच्चे उसे समझ सके, उसकी भावनाओं को समझ सके और उसके अनुसार शिक्षण करा सके। तो बच्चे को समझना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अध्यापन विषय के साथ साथ उसको किसका भी ज्ञान होना चाहिए, उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास की, बुद्धि नहीं वृद्धि है, सॉरी ये मुझसे गलत टाइप हो गया, बुद्धि नहीं वृद्धि ही लिखा है पर वृद्धि हो गया हो। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? क्या मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि? तो देखिएगा साथियों, मनोविश्लेषणात्मक विधि मन को मापने की विधि है, तो ये हमारा विकास के अध्ययन की बुद्धि तो वृद्धि और विकास के अध्ययन की विधि तो हो नहीं सकती। तुलनात्मक हमें तुलना भी नहीं करनी है और सांख्यिकी विधि भी नहीं होगी। कौन सा आंसर होगा हमारा? विकासीय विधि। अगर एक बच्चे की वृद्धि और विकास को मापना है तो विकासीय विधि सबसे उपयुक्त होगी। सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? विकासीय विधि, न कि मनोविश्लेषणात्मक विधि। मनोविश्लेषणात्मक विधि किसके लिए उपयोगी है? या तो अचेतन मन को मापने के लिए या चेतन मन को मापने के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विकासीय वृद्धि, विकासीय जो हम कह सकते हैं विधि। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से? तो देखिएगा साथियों, सामाजिकरण केवल परिवार से भी नहीं हो सकता, केवल समाज से भी नहीं हो सकता, केवल विद्यालय से भी नहीं हो सकता और केवल आस पड़ोस से भी नहीं हो सकता। इन सभी के सहयोग से ही बच्चे का सामाजिकरण होता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा? अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो बच्चा समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, विद्यालय से सीखता है, अपने साथियों से सीखता है, तभी उसका क्या होता है? सामाजिकरण पूरा होता है। सामाजिकरण उसका पूरा हो गया। तो इस प्रकार से बच्चे का सामाजिकरण कब पूरा होता है? जब वह परिवार से, विद्यालय से, अपने माता पिता से और अपने आस पड़ोस से सीखता है, समाज से सीखता है, तभी बच्चे का सामाजिकरण पूरा होना माना जाता है। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने बुद्धि का निर्धारण किया है। गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर का आपको सिद्धांत याद होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तुत किया। कब किया? तो 1938 में, 1938 नहीं, 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। और गार्डनर ने बुद्धि के 7 अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है? आपको प्रश्न में बताना है कि गार्डनर ने जो बुद्धि के आयाम निर्धारित किए वो, देखिए सबसे पहले तो 7 बताए, परंतु फिर बाद में 9 हो गए थे। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अगर आपसे पूछे कितने तत्व बताए हैं, तो 9 प्रकार के तत्व बताए हैं बुद्धि में। और हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। और हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बताई? एक तो स्थानिक बुद्धि बताई, एक बताई तार्किक बुद्धि या फिर गणितीय बुद्धि बोल सकते हैं, एक बताई शारीरिक बुद्धि, ठीक है, और एक बताई अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक बताई अंतरावैयक्तिक बुद्धि। देखिए इन सभी बुद्धियों के बारे में जानते हैं। भाषिक बुद्धि किसमें होती है? एक अच्छा वकील, लेखक, पत्रकार होगा, उसमें भाषिक बुद्धि। दूसरा, अगर हम बात करें स्थानिक बुद्धि यानी स्पेटियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं हम इसको, तो एक मूर्तिकार होगा, चित्रकार होगा, सर्वेक्षण अधिकारी होगा, उनमें कौन सी? स्थानिक बुद्धि होगी। जो स्थान संबंधी बुद्धि, ये आपके लिखा है यहाँ पर, स्थान संबंधी बुद्धि किसमें होती है? एक मूर्तिकार, क्योंकि वो अपनी अंदर की भावनाओं से उस चित्र को बना देता है। एक मूर्तिकार, एक चित्रकार, तो इस प्रकार से उनमें कौन सी? स्थानिक बुद्धि होगी। और तार्किक या गणितीय बुद्धि किसमें होगी? कोई गणितज्ञ होगा, उसमें गणितीय बुद्धि होगी, कोई वैज्ञानिक होगा तो उसमें कौन सी? तार्किक बुद्धि होगी। तो शारीरिक गतिज बुद्धि, शारीरिक मतलब शरीर की गति द्वारा बुद्धि जो होती है वो, कोई नृत्यांगना होगी, कोई नृत्य करने वाला होगा, कोई खिलाड़ी होगा, कोई मतलब तैराक होगा, मुक्केबाज होगा, उनमें कौन सी? तो उनमें शारीरिक गतिज संबंधी बुद्धि पाई जाएगी। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसमें होती है? जो दूसरों के, अंतर्वैयक्तिक दूसरों के मनोभावों को जान लेता है। कोई सामने व्यक्ति खड़ा है और आपने उसको मनोभावों को जान लिया, तो उसमें आप में कौन सी बुद्धि है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कोई राजनेता होगा, कोई चिकित्सक होगा, कोई हम बात कर सकते हैं कोई व्यवसायी होगा, तो उसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। और अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होती है? अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि में ये अंतर है। अंतर्वैयक्तिक तो दूसरों की भावनाओं को जानना, और अंतरावैयक्तिक मतलब स्वयं की भावनाओं को, कमियों को, क्षमताओं को, इच्छाओं को जानना अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। और एक होती है संगीतात्मक बुद्धि, जैसे कि हम मान सकते हैं संगीतकार होगा, जैसे कि लता मंगेशकर, सोनू निगम,
तो इनमें क्या होगी, संगीतात्मक बुद्धि होगी। और हार्वर्ड गार्डनर ने इसके अलावा 2 प्रकार की बुद्धि और बताई है। एक तो अस्तित्ववादी बुद्धि, जो दार्शनिक लोग होते हैं वो दुनिया के बारे में छिपे रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं, उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। और एक होती है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जो होती है जैसे कि किसानों में, जैविक विज्ञानों में, जो वनस्पति वैज्ञानिक होता है उनमें प्राकृतिक बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है। यहाँ पर 7 दिया है क्योंकि पहले उन्होंने 7 प्रकार बताए थे और बाद में 2 प्रकार और जोड़ दिए, तो उनके 9 प्रकार हो गए हार्वर्ड गार्डनर के। तो उनमें कौन सी बुद्धि नहीं होगी, उनमें भावात्मक बुद्धि को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, भावात्मक बुद्धि। क्योंकि स्थानिक बुद्धि होती है और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, भाषिक बुद्धि होती है, परंतु भावात्मक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताई है। और हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का 9 प्रकार से निर्धारित किया। कब किया, तो 1983 में अपना सिद्धांत प्रतिपादित हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है जो आपका आखिरी प्रश्न है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे सहानुभूति अपनी अवश्य लिखिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 10वां प्रश्न है आपका, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है? क्या स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूलन में? देखिए, महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती है, तो देखिए स्वीकार्यता में होती है, क्रांति में होती है, अनुकूलन भी कर लेती है, पर प्रतिरोध में नहीं होती है। तो ये आपके 10 प्रश्न थे जो आज की सीरीज में हमने हल किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।